हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं बंटी रवानी BR क्लासेस में आप सभी का फिर से वेलकम करता हूं। दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के सीरीज़ में आज हमारा यह तीसरा वीडियो है। इससे पहले 2 वीडियो अपलोड हो चुकी है। जो भी इस चैनल पर नए हैं, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे पहले 2 वीडियो अपलोड हो चुकी है, उसको ज़रूर देखिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे कंसेप्ट और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आपको डील करके दिखाया गया है। और आज का वीडियो भी बहुत ही शानदार होने वाला है। दोस्तों, अब जो ये वीडियो चल रही है, इसको आप घर बैठे टेस्ट की तरह इसको यूज कीजिए। मतलब जैसे क्वेश्चंस आपके सामने आती है, आप 1 मिनट का समय लीजिए, उसको सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जो है वीडियो प्ले करके मैच कीजिए। देखिए आप 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं। इससे आपका स्पीड भी बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा आपको, और आपको ये वीडियो देखने में मज़ा भी आएगा। आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा इस वीडियो को देखकर, और आपको सॉल्यूशन में भी मज़ा आने वाला है। तो दोस्तों, चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम इसमें ऐड करेंगे। और आपका कितना स्कोर आता है ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आज का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, इसको सॉल्व कीजिए। 1/20 + 1/30 + 1/42 + 1/56 + 1/72 + 1/90 का मान कितना होगा। दोस्तों, क्वेश्चंस को आप देखिए और इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए आप क्या इसका आंसर आपसे सॉल्व हो पा रहा है, क्या आपका आंसर आता है। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। देखेंगे आप कि सारा फ्रैक्शन टाइप में है, 1/20 1/30, और इसको सॉल्व करना है। अगर इसको आप LCM लेके सॉल्व करेंगे तब तो ये आपका 1 मिनट में होने वाला नहीं है। तो करना क्या चाहिए ऐसे क्वेश्चंस में, चलिए मैं आपको समझाने का कोशिश करता हूँ। देखिए, ये जो एक पैटर्न चलता है, ये एक सीरीज क्वेश्चन है। क्या सीरीज है? जैसे कि 1/20 जो है, इसको हम लिख सकते हैं 1/4 × 5 प्लस 1/30 को लिख सकते हैं 1/5 × 6 प्लस 1/42 को लिख सकते हैं 1/6 × 7, 1/56 को लिख सकते हैं 1/7 × 8 प्लस 1/72 को लिख सकते हैं 1/8 × 9, और 1/90 को लिख सकते हैं 1/9 × 10। ठीक है। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, क्या मैं इसको 1/4 1/4 × 5 1/5 × 6 1/6 × 7 1/7 × 8 1/8 9 × 9 और 1/9 × 10 को क्या इस तरह लिख सकता हूँ? ध्यान दीजिएगा, 1/4 में अगर हम माइनस कर देंगे 1/5, तो क्या ये फिर से 1/20 बन जाएगा? 5 और 4 के एलसीएम लेंगे तो 20 हो जाएगा। 5 - 4 1/20 फिर से बन जाएगा। इसका मतलब आगे कंटिन्यू करेंगे, अगर हम 1/5 में 1/6 माइनस कर देंगे तो ये फिर से 1/30 बन जाएगा। आगे इस तरह से सेम अगर हम इसको फॉलो करते हैं, 1/6 में अगर 1/7 माइनस कर देते हैं तो ये फिर से 1/42 बन जाएगा। अगर हम आगे 1/7 में 1/8 माइनस कर देते हैं तो ये फिर से क्या बन जाएगा? 1/56 बन जाएगा। सेम टू सेम आगे हम कंटिन्यू करेंगे, तो आगे कंटिन्यू करते हैं तो प्लस, अगर 1/8 में 1/9 माइनस कर देंगे, और लास्ट 1/9 में 1/10 माइनस कर देते हैं, तो आप देखेंगे कि 1/5 से 1/5 कट गया। एक मिनट, 1/5 से 1/5 कटा, 1/6 से 1/6 कटा, 1/7 से 1/7 कटा, 1/8 से 1/8 कटा, 1/9 से 1/9 कटा, और 1/9 से 1/9 कटा। तो लास्ट फाइनली आपके पास क्या बचा? तो फर्स्ट में बचा 1/4, एक मिनट, आपके पास फाइनली बचा 1/4 माइनस 1/10। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो मेरा एलसीएम क्या हो जाएगा? 20, और ऊपर पे क्या हो जाएगा? 5 - 2, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 3/20। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 3/20। क्या आप समझ पाएँ इसका आंसर? पे चलते हैं और इसको सॉल्व करते देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है,
1 मिनट के अंदर इसको सॉल्व करना है। पेन कॉपी लेके बैठिएगा, टेस्ट के थ्रू इसको यूज़ कीजिए आप। चलिए इसको सॉल्व करके बताइए। 2 का पावर 250, 3 का पावर 150 और 5 का पावर 100 तथा 4 का पावर 200 संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी? सबसे छोटी संख्या बताना आपको। इन चारों में सबसे छोटी संख्या कौन सी है? क्या करेंगे इसमें? कुछ आइडिया लग रहा है आपको क्या करना चाहिए ऐसे क्वेश्चंस में? मैं जितनी भी आपको क्वेश्चंस लेकर के आ रहा हूँ आपके लिए, ये सारे पैटर्न बेस्ड हैं। मतलब मैं आपको सीरीज़, ये क्वेश्चंस जो आप वीडियो में बना रहा हूँ ये सीरीज क्वेश्चंस है, बट सारे ये कहीं ना कहीं एक पैटर्न सीरीज है जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। मतलब आप अगर 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन एक वीडियो में देखते हैं तो ये 15 टाइप हो गया आपका, समझ लेना है। ये 15 टाइप सीख गए आप। 2 का पावर 250, 3 का पावर 350 और 5 का पावर 100 और 4 का पावर 200। तो दोस्तों जब भी हमको कंपेयर करना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो कंपेयर करना मेरे लिए कब आसान होता है? अगर हम कोई नंबर लिख दिए यहाँ पर, जैसे हम यहाँ लिख दिए 100 और यहाँ लिख दिए 200, बोलेंगे कौन बड़ा, तब आसानी से बोल देंगे कि ये 200 बड़ा है। अगर नंबर सेम, कोई ना कोई एक पैटर्न होना चाहिए। कहने का मतलब है नंबर अगर इंटीजर्स में है तो इंटीजर्स में होना चाहिए, रूट में है तो रूट में होना चाहिए, पावर्स में है तो सेम पावर्स में होना चाहिए। अगर बेस सेम है मतलब कुछ ना कुछ उसमें आपको सेम करना है, तभी आप नंबर को कंपेयर कर पाएंगे आसानी से। यहाँ पे हम देखेंगे सबका बेस अलग अलग है और पावर भी सबका अलग अलग है। हम कुछ ना कुछ इसको इक्वल करते हैं, या तो बेस इक्वल कर पाएँ तो कर देंगे, या तो हम पावर इक्वल कर पाएँ तो कर देंगे। तो बेस यहाँ पे इक्वल तो नहीं कर सकेंगे, तो हम चलिए यहाँ पे हम बेस इक्वल ना करके हम यहाँ पर पावर को इक्वल करते हैं, तो वो मेरे लिए आसान है। जैसे हम बोल सकते हैं 2 का पावर 250 है, तो हम क्या करते हैं ना, 2 का पावर 5 रख के और उसका होल पावर 50 रख देते हैं। पावर का पावर इंटू हो जाता है, तो 5 × 5 फिर से 250 हो जाएगा। आगे 3 का पावर अगर हम लेते हैं 3, 1 मिनट, चलिए अगर हम 3 का पावर 3 लेते हैं और उसका पावर 50 लेते हैं, तो फिर से 150 बन जाएगा पावर, ठीक है। और 5 का पावर अगर हम 2 लेते हैं उसका होल पावर 50 ले लेते हैं, और लास्ट 4 का पावर 4 ले लेते हैं और उसका होल पावर 50 ले लेते हैं। तो दोस्तों सबका पावर देखिए कॉमन हो गया, सबका पावर 50 हो गया। अब बेस में क्या हम देखते हैं, अगर जिसका बेस बड़ा होगा वो बड़ा हो जाएगा। तो हम देखते हैं 2 का पावर 5 क्या होता है, 32 का पावर 50, 3 का पावर 3 क्या होता है 27, 27 का पावर 50, 5 का पावर 2 क्या होता है 25, 25 का पावर 50, और 4 का पावर 4 क्या होता है 4 का स्क्वायर 16, 16 का स्क्वायर 256, तो 256 का पावर 50। तो दोस्तों सबका पावर क्या सेम है, इसका मतलब जिसका बेस बड़ा होगा वो नंबर बड़ा होगा। इसका मतलब सबसे बड़ा अगर बोले तो सबसे बड़ा मेरा नंबर हो जाएगा, सबसे बड़ा हो जाएगा ये सबसे बड़ा हो जाएगा, ठीक है। और सबसे छोटा कौन हो जाएगा, जिसका बेस सबसे छोटा है, इसका मतलब ये सबसे छोटा हो जाएगा। ये क्या था रियल में, ये था आपका 5 का पावर 2 का पावर 50, इसका मतलब 5 का पावर 100, तो 5 का पावर 100 जो सबसे छोटा होगा। मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों कभी भी आपको कंपेयर करने को कहा जाएगा कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो पहले उसको आप देखिए, एक फॉर्मेट में लाने की कोशिश कीजिए। अगर आप एक फॉर्मेट में ले आते हैं तो आप बहुत आसानी से कंपेयर कर पाएंगे। यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये नॉलेज आपको समझना था कि जब भी कंपेयर करेंगे तो उसको एक फॉर्मेट में लाने की कोशिश कीजिए। या तो सारा को रूट में है, कोई रूट में ना है, नहीं है, कोई रूट में है कोई रूट में नहीं है, तो क्या कीजिए सारा को रूट में कन्वर्ट कर दीजिए या सारा को रूट से बाहर कर दीजिए। तो ये सारे चीज़ को आपको ध्यान में रखना होता है कभी भी आप कंपेयर करते हैं तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और उसको सीखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, इसको सॉल्व कीजिए विदिन 1 मिनट। क्या लिखा हुआ है, कुछ व्यक्ति एक कार्य को 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं, यदि 45 व्यक्ति और होते तो वह कार्य 25 दिनों में पूरा हो सकता था। उस कार्य का आरंभ में लगाए गए व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करें। मतलब कि स्टार्टिंग में जितने व्यक्ति काम कर रहे थे वो बताना है कि स्टार्टिंग में कितने व्यक्ति काम कर रहे थे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको एक बात यहाँ पे कंफर्म हो गया है कि पहले जितने भी व्यक्ति होंगे और अभी जितने भी व्यक्ति हैं दोनों को सेम टास्क दिया गया है, दोनों सेम वर्क को कर रहे हैं।
तो मैंने आपको एक वीडियो में बताया, इससे पहले वीडियो में, कि अगर स्ट्रेंथ को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको वर्क देगा, है ना। चूँकि दोनों में वर्क क्या है, सेम है, एक ही काम को दोनों कर रहा है, तो हम दोनों का स्ट्रेंथ और टाइम को हम लिख करके सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि स्ट्रेंथ क्या होता है, स्ट्रेंथ जितने लोग काम कर रहे हैं उसको स्ट्रेंथ बोलते हैं। तो फर्स्ट में कितने लोग हैं वो तो पता नहीं, हम उसको एक्स रख लेते हैं कि एक्स लोग हैं, और वो 40 दिन अगर काम करता है तो वो काम कंप्लीट हो जाएगा। बोलता है सेम वर्क हो, तो सेम वर्क है, तो सेम वर्क को 25 दिन में कर लिया जाता है जब व्यक्ति जो है 45 और आ जाता है। अभी व्यक्ति एक्स था, अगर 45 लोग और आ गया, अब लोग कितने हो गए, तो एक्स प्लस 45 कितने दिन में ये कर लेते हैं काम को, तो 25 डेज में कर लेते हैं। अगर इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमको पता लग जाएगा कि मेरा स्टार्टिंग में कितने लोग थे इस काम को करने के लिए। तो चलिए देखते हैं क्या मेरा आंसर आता है। देखिए हम इसको यहीं पे कैंसिल कर लेते हैं, ये 5 टाइम्स में, ये 8 टाइम्स में, ठीक है। ये हो जाएगा 8x, ये हो जाएगा 5x, 45 गुना 5 हो जाता है 225, ये इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 3x इक्वल टू 225। तो हम बोल सकते हैं x का मान क्या होगा, 3 से कैंसिल कर दीजिए इसको, ये कितना बार में कट जाएगा, 75 बार में, मतलब x का मान क्या निकला, 75। मतलब ये हुआ कि स्टार्टिंग में कितने लोग काम कर रहे थे, 75 लोग काम कर रहे थे, जो कि 40 दिन में काम को पूरा किए। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो क्या आप समझ पाए ये क्वेश्चन को। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, स्टार्ट कीजिए और फटाफट इसको सॉल्व कीजिए, देखिए आपका आंसर क्या आता है। यदि एक समबाहु त्रिभुज की भुजाओं को 1 मीटर बढ़ा दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल √3 वर्ग मीटर बढ़ जाता है। इसकी किसी भी भुजा की लंबाई है, इसकी भुजा की लंबाई बताना है, लेंथ क्या होगा साइड का ये बताना है। चूँकि समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल, सभी साइड इसकी इक्वल होते हैं, सभी साइड इसके बराबर होते हैं। किसी भी साइड का भुजा का अगर इसका हमको वैल्यू बताना है, इसका मतलब सारा साइड इक्वल है, मतलब हमको उसका कोई भी भुजा बता देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। यदि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा को 1 सेंटीमीटर बढ़ाते हैं, तो दोस्तों एक काम करते हैं, एक समबाहु त्रिभुज पहले ड्रॉ कर लेते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। तो इसका इक्विलेटरल ट्रायंगल को हम क्या मान लेते हैं, साइड को ए मान लेते हैं। एक और इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लेते हैं। बोलता है कि यहाँ पे ए है, इसका भुजा को 1 मीटर बढ़ा देते हैं, तो अब जो भुजा हो जाएगा a+1 हो जाएगा, यहाँ पे भी a+1 हो जाएगा, और यहाँ पे भी a+1 हो जाएगा, ठीक है। तो हमको बोलता है अगर 1 मीटर अगर भुजा को बढ़ाते हैं तो क्षेत्रफल क्या बढ़ जाता है, √3 बढ़ जाता है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है समबाहु त्रिभुज का, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 a² भुजा स्क्वायर, ठीक है। चूँकि भुजा यहाँ पे क्या लिया गया है, भुजा है ये है भुजा a+1, 1 मीटर बढ़ाया गया भुजा, तो हम भुजा को यहाँ पे क्या कर लेते हैं, भुजा को a+1 ले लेते हैं, ठीक है। a+1 का स्क्वायर कर देते हैं। इससे क्या हुआ, क्षेत्रफल क्या होता है इसका, √3/4 a², लेकिन क्षेत्रफल रियल में क्या हो गया, √3 बढ़ गया, तो √3 बढ़ा दिए। अब इसको हम कंपेयर करेंगे और आंसर को अपना देखेंगे क्या मेरा आंसर आने वाला है। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगर हम इधर देखें तो इधर क्या लिखेंगे हम, √3/4 a² प्लस 2a प्लस b² मतलब 1 इक्वल टू √3/4 में अगर √3 हम कॉमन ले लेते हैं तो इधर क्या बच जाएगा, इधर बच जाएगा a²/4 प्लस 1, ये बच जाएगा, ठीक है। अगर हम इधर देखें तो √3 मेरा कैंसिल होने वाला है, √3 को हम कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। ये √3 कैंसिल हो गया, इधर में क्या बचा मेरा, इधर बचा मेरा a² प्लस 2a प्लस 1/4 ये बचा, और राइट में क्या बचेगा, a²
एलसीएम लेंगे तो ऊपर हो जाएगा 4 और नीचे हो जाएगा 4। ठीक है, तो ये 4 और 4 भी कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली मेरे पास क्या बचेगा, तो फाइनली मेरे पास बचेगा ए स्क्वायर से ए स्क्वायर भी कैंसिल करते इधर आएगा, तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर भी कैंसिल होगा। ठीक है, इधर क्या बचेगा मेरे पास 2a + 1 और उधर बचेगा 4, 1 उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2a = 3। तो a बराबर क्या मिलेगा मेरा 3/2। तो इसका मतलब मेरा जो साइड है वो साइड क्या मिल गया 3/2। तो हमसे यही पूछा है कि उसका कोई भी साइड बता दीजिए। तो कोई भी साइड, सारा साइड इसका इक्वल है, सारा साइड को हम a माने थे तो a का मान क्या हो गया 3/2। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों क्या आप ये क्वेश्चंस को समझ पाएँ? चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर है, इसको आप सॉल्व कीजिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चंस है। अगर इस क्वेश्चंस को अगर आप सॉल्व कर पाते हैं तो कमेंट बॉक्स में यस लिखिएगा, हाँ सर ये मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। देखिए क्वेश्चंस क्या बोलता है, यदि एक यात्रा के एक डेटा दिया हुआ है कि इतनवें भाग को पूरा करने में 10 मिनट लगते हों तो उसी यात्रा के 3/5वें भाग को पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो दोस्तों सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करना तो पहले आपको ये डेटा को सॉल्व करना पड़ेगा, ये डेटा सॉल्व होगा तभी आप आगे सॉल्व कर पाएंगे। आप यहाँ देख रहे होंगे यहाँ ढेर सारा मिक्स्ड फ्रैक्शंस में नंबर लिखा हुआ है। तो ऐसे मिक्स्ड फ्रैक्शंस को नंबर को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो सबसे नीचे में है वो मिक्स्ड फ्रैक्शन को पहले सॉल्व करना होगा। तो सबसे नीचे में क्या लिखा हुआ है 2 होल 1/4, क्या लिखा हुआ है 2 होल 1/4 ये लिखा हुआ है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा मेरा 1/4 है, एक मिनट, ये 1/4 है। ठीक है, तो 4 × 2 8 होगा 9, 9/4 बन जाएगा। ये पहला मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या बन गया 9/4। अब क्या करेंगे इस 4 को ऊपर इंटू कर देंगे और नीचे में क्या आ जाएगा मेरा होल के बदले 9, ये सारा के बदले 9 आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों फिर से मेरे पास एक नंबर मिल गया, क्या मिल गया देखिए 3 + 4 × 1 4/9। इसको सॉल्व करेंगे तो 27 + 4 31/9 बन जाएगा मेरे पास। अब फिर हम क्या करेंगे, फिर ये 9 को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे सारा के बदले क्या हो जाएगा 31, इस सारे के बदले हो जाएगा 31। ठीक है, अब इसको फिर हम मेरे पास एक नंबर मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा 1 + 1 × 9 9/31 ऐसे मिल जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 31 + 9 40/9 हो जाएगा, 40/31 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब क्या करेंगे 31 को ऊपर लिख देंगे, 31 यहाँ आ जाएगा ऊपर में और इस सारे के बदले नीचे क्या लिखेंगे 40 लिखेंगे सारे के बदले। तो मेरे पास क्या नंबर बन जाएगा, मेरे पास ये सारा को अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये क्या बन जाएगा 4 - 5 × 31 मतलब 155/40। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा 160 - 155 मतलब 5/40। तो ये आंसर क्या हो जाएगा मेरा 1/8। तो ये फ्रैक्शंस को हम सॉल्व किए तो फाइनली हमको मिला 1/8। अब इसमें करना क्या है, फिर से क्वेश्चंस को आप देखिएगा तो क्वेश्चंस बोलता है यदि एक यात्रा के एक डेटा था उसका आंसर क्या निकला 1/8। तो हम पढ़ेंगे इसको कि यदि एक यात्रा के 1/8 भाग को पूरा करने में 10 मिनट लगता है, मतलब ये 1/8 भाग को पूरा करने में 10 मिनट लिया, कितना लिया 10 मिनट लिया। ठीक है, मतलब 8 में से 1 भाग को पूरा करने में ये 10 मिनट लेता है। तो अगर ये पूरा 8 भाग को कंप्लीट करेगा तो कितना मिनट लेगा, तो बोलेंगे 80 मिनट लेगा। अभी ये क्या बोलता है कि इसका 3/5 भाग ही पूरा करना है, तब समय क्या लगेगा। तो 80 का 3/5 हमको कर देना है, क्या करना है 80 का हमको 3/5 पार्ट ही हमको निकालना है। 3/5 क्या होगा, इससे कैंसिल होगा तो क्या आएगा मेरा 16 और 16 × 3 क्या होगा 48। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 48 मिनट। समझ पाए हैं क्या इसका आंसर, क्लियर है, समझ गए होंगे, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा यस। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चंस को सीखते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चंस आगे भी मिलेगा आपको। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, तो इसको आप सॉल्व कीजिए और इसका आंसर
बताइए क्या होगा। 1 मिनट के अंदर आपको सॉल्व करना है सारा क्वेश्चंस। आप देखिएगा, अगर इसको आप फॉलो करते हैं, अगर इस सीरीज़ को अगर आप कंटिन्यू फॉलो कर लेंगे, आप पेपर में देखिएगा आपका स्पीड क्या होगा। आप स्पीड आपका बढ़ गया होगा। आप देखेंगे अगर आप क्वेश्चंस 1 मिनट से अंदर करते हैं, अगर 1 मिनट के अंदर सारे क्वेश्चंस लगभग सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या होगा इसमें कि आप एग्ज़ाम में पेपर को 2 बार 3 बार अटेम्प्ट ले पाएंगे, जिससे क्या होगा कि आपका एक्यूरेसी बढ़ेगा। आप जल्दीबाजी में एग्ज़ाम में आपका क्या होता है, क्वेश्चंस गलत होता है कि आपके पास समय नहीं बच पाता है और उस जल्दी में आपका क्वेश्चंस गलत होता है। तो इसलिए ये टेस्ट सीरीज़ आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। इसको अंत तक बने रहिएगा। आपका जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक ये टेस्ट सीरीज़ चलता रहेगा। तो दोस्तों क्वेश्चन है कि यदि एक गोले की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तो आयतन में वृद्धि का प्रतिशत कितना होगा। गोला का आयतन के बारे में बताया गया है कि गोला का रेडियस हम क्या करते हैं, डबल कर देते हैं, तो उसका आयतन वॉल्यूम में क्या चेंजेस आएगा ये बताना है परसेंट में। तो दोस्तों सबसे पहले गोले का आयतन मतलब गोले का वॉल्यूम क्या होता है, तो वो गोले का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये गोले का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बोला गया कि एक गोले की त्रिज्या में दोगुना कर देते हैं। तो मान लेते हैं गोले का जो त्रिज्या था वो पहले 1 था, ठीक है, और बाद में इसका त्रिज्या को क्या कर दिया गया, डबल, मतलब 2 कर लेते हैं इसका त्रिज्या को हम। पहले 1 था तो ये अब क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है। तो हम इसी पैटर्न पे आगे बढ़ते हैं। तो मान लेते हैं ये पहला गोला है, अब हम 4/3 पाई आर क्यूब। तो दोस्तों दोनों साइड में 4/3 कॉमन है, तो हम 4/3 को इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। पाई को इग्नोर कर सकते हैं। अब यहाँ पे फर्स्ट में आर क्या लिए हैं, तो फर्स्ट में आर 1 लिए, तो 1 का क्यूब क्या हो जाएगा 1, और यहाँ पे आर क्या लिए हैं 2 लिए हैं, तो 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8। तो हम बोलेंगे कि पहले जो वॉल्यूम अगर 1 होता तो अभी वॉल्यूम 8 हो गया है। पहले वॉल्यूम 1 होता तो अभी वॉल्यूम कितना 8 हो गया है। हमको परसेंट बताना था, हम क्या करते हैं इसको हम 100 बना देते हैं। अगर इसको हम 100 बना देते हैं तो ये कितना हो जाएगा 800। तो हम बोलेंगे कि अगर 100% होता तो ये 800% होगा। तो कितना का इंक्रीज़ हो गया, तब बोलेंगे कितना का इंक्रीज़ हो गया 700 का इंक्रीज़ हो गया। तो 700 का इंक्रीज़ हो गया, कितना में हुआ 100 में, और परसेंट के लिए 100 कर दीजिए, 100 कट जाएगा तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 700%। तो मेरा कितना इंक्रीज कर जाएगा वॉल्यूम, तो बोलेंगे 700%। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, इसको भी आप सॉल्व कीजिए। अगर सॉल्व कर पाएँ तो कमेंट बॉक्स में यस लिखिएगा और बताइएगा कि कैसा लग रहा है आपको ये वीडियो, मज़ा आ रहा है सॉल्व करने में क्वेश्चंस। देखिए क्वेश्चंस है कि यदि r sin थीटा इक्वल टू 7/2 और r cos थीटा इक्वल टू 7√3/2 तो r का मान क्या होगा। सॉल्व कीजिए इसको। देखिए हमसे r का मान पूछा, किसके बारे में पूछा, r के बारे में पूछा है। तो दोस्तों r के बारे में पूछा है, तो चूंकि दोनों जगह पे मेरे पास r है, हम r कैसे बता पाएंगे। हमको r अगर चाहिए, हमको साइन थीटा और कोस थीटा को हटाना पड़ेगा। दोनों जगह पे r है, तो हम r तो मेरे पास है, चलिए r का वैल्यू हम फाइंड करने भी बोला है। क्या चीज़ का ज़रूरत नहीं है मेरे पास साइन और कोस का जो वैल्यू हमको, साइन और कोस का यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले आप साइन और कोस को हटाने की कोशिश कीजिए। साइन और कोस कैसे हटेगा, तो दोस्तों एक काम करते हैं हम कि हम दोनों तरफ क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं और दोनों को ऐड कर देते हैं। अगर यहाँ और यहाँ इधर स्क्वायर करते हैं और इधर भी स्क्वायर करते हैं, ठीक है, इधर भी स्क्वायर करते हैं और इधर भी स्क्वायर करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 49/4, ठीक है। और इधर क्या आएगा r स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49 और √3 का स्क्वायर 3, 49 इंटू 3 50 गुना 3 150 माइनस 3 147/4 ऐसे आ जाएगा। क्या बोले स्क्वायर कर देंगे, दोनों समीकरण को जोड़ देंगे। अब हम इसको दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, ध्यान दीजिए।
देखिएगा दोनों को जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 49/4 प्लस 147/4 ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आर स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे अगर हम, तो अंदर में क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू एलसीएम क्या होगा 4 का एलसीएम 4, ऊपर में अगर हम इसको ऐड कर देंगे तो 147 में 50 ऐड होगा तो 197 में एक कम कर देंगे 196, तो ऊपर हो जाएगा 196 और नीचे हो जाएगा 4। ठीक है, तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू आपको पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो इसका मतलब ये आर स्क्वायर से इंटू होकर 1 बन जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे इसका मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, है ना। तो आर स्क्वायर बराबर क्या मिल जाएगा मेरे पास 196/4 हो जाएगा। तब हम इसको बोल सकते हैं कि आर बराबर क्या होगा, आर बराबर क्या होगा 196 का रूट कर देंगे तो 14 और 4 का रूट कर देंगे तो 2, तो मेरा आर का मान क्या निकल जाएगा 7। तो दोस्तों क्या ये क्वेश्चंस को आप समझ पाएँ, काफ़ी अच्छा क्वेश्चंस था, आपके पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चंस है, आगे आने के भी चांस होंगे ऐसे क्वेश्चंस। तो दोस्तों कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चंस को सीखते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे है, सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये एक पैटर्न चलता है इसका, ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं। धीरे धीरे और भी इस पे सेम इसी टाइप पे क्या क्वेश्चंस बनते हैं और भी आने वाले वीडियो में हम धीरे धीरे इसको ऐड करते जाएंगे। बोलता है वह छोटी से छोटी संख्या जिससे 20,184 को गुना करने पर गुणनफल एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो निम्न है। निम्न जो भी ऑप्शंस दिया हुआ है उनमें से किससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 20,184 को, ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। दोस्तों मैंने परफेक्ट स्क्वायर मतलब स्क्वायर एंड रूट का मैंने वीडियो चैप्टर कंप्लीट पढ़ाया है यूट्यूब पे, उसको ज़रूर देख लीजिए, काफ़ी आपको बेनिफिट होगा। बहुत यूनिक तरीके से आपको मैंने सिखाने की कोशिश किया है वहाँ पर, उसको जाके देखिएगा, बहुत ही फ़ायदा आपको होने वाला है। देखिए मैंने कुछ कंसेप्ट बताया था आपको उस वीडियो में, स्क्वायर एंड रूट के वीडियो में। क्या मैंने आपको बताया था कि कभी भी कोई भी अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो उसके यूनिट डिजिट में 2, 3, 7 और 8 नहीं आने चाहिए, ये 2, 3, 7, 8 नहीं आने चाहिए। और डिजिट का जो सम है वो 1, 4, 7, 9 ये होने चाहिए। कोई भी अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उसका अगर आप जोड़ेंगे उसके डिजिट का सम को तो वो 1479 ही आएगा। और कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उसके यूनिट डिजिट में कभी भी 2, 3, 7, 8 नहीं आएगा। ये दो बात आप सीख गए। इसके अलावा मैंने एक चीज़ और आपको बताया था जीरो से रिलेटेड, याद कीजिएगा। जीरो से रिलेटेड क्या बताया था मैंने जीरो से रिलेटेड में, कि यूनिट डिजिट में कभी भी जीरो आता है, यूनिट डिजिट में कभी भी जीरो अगर आता है तो उसको पेयर में आना होगा। अगर वो पेयर में आएगा तभी वो जीरो का काम होगा, तभी वो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। अगर पर पेयर में नहीं आएगा तो वो मेरा परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। समझ गए बात को, अगर वो पेयर में नहीं आता है तो। इसके अलावा भी मैंने एक चीज़ और समझाया था, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात, जो आप जाकर वीडियो देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा। जो वो एक इम्पोर्टेंट और इसमें मैंने पॉइंट बताया था वो आप वीडियो देखिएगा, जाके वहाँ पे समझ में आ जाएगा। मेरा काम अभी इतना से हो जाने वाला है। देखिए बोला है कि वह सबसे छोटी संख्या जिससे 20,184 को गुना करते हैं, तो 20,184 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे पता नहीं है, एक्स ले लेते हैं। इसको गुना करने से ये क्या बोलता है कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, तो इसका रूट निकलेगा बाहर। तो नंबर क्या है, वो नंबर ध्यान दीजिएगा, वो जो नंबर है वो है 2, 3, 5 एंड 6। तो दोस्तों अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 2 × 4 8 हो जाएगा। तो अभी मैंने देखा था कि यूनिट प्लेस में 8 नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये मेरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। आगे अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 × 4 12, यूनिट डिजिट में क्या हो जाएगा 12 का 2 हो जाएगा, यूनिट डिजिट में 2 आ जाएगा, जो कि 2 नहीं आना चाहिए, 2 नहीं आना चाहिए। इसका मतलब मेरा आंसर ये भी गलत हो जाएगा। अगर हम 5 लेते हैं तो 5 से अगर हम 4 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 × 4 20, चूँकि जीरो आया और जीरो क्या आया सिंगल डिजिट में मेरा जीरो आया,
जीरो क्या आया, सिंगल डिजिट में मेरा आया। इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना सकता, तो मेरा 5 भी गलत हो गया। एक नंबर बचा, वो नंबर क्या है, वो नंबर है 6। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 6। इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। इट इज़ डन, बिल्कुल सही है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 6। दोस्तों कुछ कंसेप्ट जो आपको अगर पता होते हैं तो आप क्वेश्चंस काफ़ी जल्दी उसको सॉल्व कर लेते हैं। स्क्वायर एंड रूट काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने सिखाया आपको, उसको ज़रूर देखिएगा आप, बहुत फ़ायदा होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चंस को हम सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और देखिए आपका आंसर क्या आता है। बोला है एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण जमीन के बिंदु से 30 डिग्री है और मीनार की ओर 70 मीटर चलने पर यह 60 डिग्री हो जाता है। मीनार की ऊंचाई कितनी, हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल है। इस बार रेलवे में काफ़ी पूछे गए थे और एनटीपीसी में भी काफ़ी पूछा गया है, और आने वाले रेलवे के एग्ज़ाम चाहे और भी जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें पूछे जाएंगे। चलिए इसको सीखते हैं कैसे करे जाते हैं ऐसे सवाल। दोस्तों यहाँ पे 2 डिग्री यूज हुआ है, एक 30 डिग्री एक 60 डिग्री। तो मैं आपको एक नंबर बताऊंगा, उसको आप याद रखा कीजिएगा, ठीक है। उसको अगर 30 और 60 के बेस में पूछे जाते हैं तो कुछ रेशियोज है जिसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। रूट अगर 30 डिग्री अगर दिया हो तो उसको हम 1 से डिनोट करेंगे, और रूट सॉरी तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करेंगे बहुत ही जल्दी और काफ़ी आसान तरीके से। तो कंसेप्ट समझिएगा कि इसमें कुछ रेशियोज होते हैं और उस रेशियो को आपको याद रखना होता है। ध्यान दीजिएगा कि 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री पे अगर फॉलो करता है क्वेश्चंस, तो 30 डिग्री को रेशियो में 1, 30 डिग्री को रेशियो में 1, 60 को √3 और 90 को 2, ये रेशियो हम यूज करेंगे और अपना सवाल को बना लेंगे। कैसे बनेगा ध्यान दीजिएगा। देखिएगा बोला है कि एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण जमीन के किसी बिंदु से क्या है 30 डिग्री है। तो हम मान लेते हैं ना कि ये एक मीनार है और यहाँ से ये क्या है, इसका 30 डिग्री से बना हुआ है, ये हो गया 30 डिग्री, ठीक है। बोलता क्या है, मीनार की ओर 70 मीटर चलने पर यह 60 डिग्री हो जाता है, ठीक है। हम मीनार की ओर चलते हैं, तो मीनार की ओर चलते हैं, मान लेते हैं हम यहाँ तक आ गए, मीनार की ओर चल के यहाँ तक आई 70 मीटर चले हम। तो बोलता है अब जो उन्नयन कोण वो कितना हो जाता है, अब हो जाता है ये 60 डिग्री, मतलब ये कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया, ठीक है। मीनार की ओर गए तो ये 60 डिग्री हो गया। तो पूछता है कि मीनार की ऊंचाई क्या है, ये हमको बताना है कि मीनार की ऊंचाई क्या होगा। तो दोस्तों इस रेशियो को कैसे यूज करेंगे ध्यान दीजिएगा। जैसे कि 30 डिग्री के ये 30 डिग्री है, अगर हम छोटा बड़ा ट्रायंगल देखते हैं तो बड़ा ट्रायंगल में 30 डिग्री है, तो ये पूरा क्या होगा 60 डिग्री होगा ये पूरा। अगर हम छोटा ट्रायंगल में देखते हैं ये 60 डिग्री है, तो ये अंदर वाला क्या होगा, ये अंदर वाला 30 होगा। तो छोटा ट्रायंगल से स्टार्ट करते हैं हम। अगर ये 60 है तो छोटा ट्रायंगल में ये कितना होगा, ये होगा 30। 30 के सामने क्या बोले, एक रेशियो लेना है, 30 के सामने एक लेना है, तो 60 के सामने क्या होगा √3, इसका मतलब ये √3 होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हम बड़ा रेशियो में बड़ा ट्रायंगल में जाते हैं। जैसे बड़ा ट्रायंगल में जाएंगे तो ये 30 है, 30 के सामने वाला क्या होगा 1, ठीक है। और ये क्या है 60, तो ये 60 के सामने क्या होगा √3, मतलब ये पूरा क्या होगा √3, ये पूरा होगा √3, ये पूरा होगा 3 √3। तो दोस्तों समझिएगा बात को, अगर ये √3 का मान 1 है, √3 का मान 1 है और 60 के सामने क्या है √3, तो √3 का मान क्या होगा √3 इंटू √3, एक का मान अगर √3 है, ठीक है, तो √3 का मान क्या होगा, तो √3 का मान क्या होगा 3। इसका मतलब ये पूरा जो लाइन है, ये पूरा लाइन क्या होगा, पूरा लाइन जो ये 3 के बराबर हो जाएगा। ये पूरा लाइन क्या होगा, पूरा लाइन 3 के बराबर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो दोस्तों देखेंगे कि मेरे पास एक रेशियो यहाँ पर है, ये क्या है एक रेशियो है, तो ये यहाँ से यहाँ तक अगर एक है, यहाँ से यहाँ तक अगर एक है, तो बाकी ये जो है ये 2 के बराबर होगा। और 2 किसके बराबर दिया हुआ क्वेश्चन में 70 मीटर का, तो 2 जो है वो 70 मीटर के बराबर है। तो एक बराबर कितना होगा, एक बराबर होगा 35 मीटर। इसका मतलब हमको ये पता चल गया कि ये वाला जो पार्ट है ये कितना होगा 35 मीटर होगा। ये वाला पार्ट कितना होगा मेरा, ये वाला पार्ट होगा मेरा 35
5 मीटर, ये होगा 35 मीटर। ठीक है, हमसे ये पूछा है, कौन सा, हाइट पूछा, हाइट। तो हाइट का मान क्या है, √3। तो एक का मान अगर 35 है, एक का मान अगर 35 है तो √3 का मान क्या होगा, तो क्या होगा 35 √3 होगा। इसका मतलब मेरा हाइट क्या हो जाएगा 35 √3। क्या आप समझ पाए क्वेश्चंस को, ये क्वेश्चंस कैसे करे जाते हैं, ऐसे आप कंसेप्ट को समझना है और हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल काफ़ी आसानी से आप कर पाएंगे। रेशियोज़ को याद रखिएगा, 30 60 90 में 1:3:2 ऐसे कंसेप्ट। और हमेशा इसको जब भी बनाएंगे तो छोटा जो ट्रायंगल होगा वहाँ से आप इसको कोशिश कीजिएगा बनाने का। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, देखिए आपका आंसर क्या आता है। काफ़ी वैरायटी के क्वेश्चंस आपके पास आए हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। ऐसे क्वेश्चंस अगर आप करेंगे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका। दोस्तों ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है, 9√x = √12 + √147, सॉरी, x का मान क्या होगा ये बताना है। 9√x = √12 + 147, √147, x का मान बताना है। दोस्तों कंपेयर करना है, सीधी सी बात क्या है, कंपेयर करना है। कैसे कंपेयर करेंगे, ध्यान दीजिए, कभी भी रूट में कोई वैल्यू लिखा हुआ है, सुनिएगा ध्यान से, कभी भी रूट में कोई वैल्यू दिया हुआ है, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है तो ठीक है, अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है इसका मतलब कुछ ना कुछ उसमें ऐसा एक नंबर है जिसको अगर हम कॉमन ले लें तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। क्या बोले अभी ध्यान दीजिएगा कि कभी भी रूट में कोई नंबर दिया हुआ है, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है तो ठीक है, अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उसमें कोई ना कोई एक ऐसा नंबर होगा जिसको आप कॉमन लेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ये बात पे ध्यान दीजिएगा, कभी भी क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो ठीक है। तो करना क्या, देखिए हम यहाँ पे लिखें कि 9√x = √12 + √147, ठीक है। तो √12 परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, √147 परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, तो करना क्या है, जब नहीं है तो बोले कुछ कॉमन आएगा, देखते क्या कॉमन आता है। इधर में क्या है 9√x, अगर हम देखिए 12 को लिख सकते हैं 3 × 4। अब 3 × 4 ही क्यों लिखेंगे, जब भी आप फैक्टर करेंगे तो एक परफेक्ट स्क्वायर पे नंबर पे तोड़ने का कोशिश करेंगे। मतलब अगर हम 12 को लिखते हैं 3 × 4 तो 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है, इसीलिए हम इसको 3 पे तोड़े। तो अब हम क्या करते हैं, √3 को कॉमन ले लेते हैं, √3 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, √4। अब देखिए यहाँ पे √3 से कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 3 से डिवाइड करेंगे 147 को तो 49 मिलेगा। इसका मतलब अंदर में क्या मिलेगा, √49। यहाँ √3 कॉमन लेते हैं, √49 बचा। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आगे क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 9√x, यहाँ क्या लिखा हुआ है √3, अंदर में क्या आएगा, √4 को क्या लिखेंगे 2 और √49 को क्या लिखेंगे 7। यहाँ क्या है 9√x और इधर में √3 × 9। तो देखिए दोनों साइड, बोथ साइड में क्या दिख रहा है आपको, 9 दिख रहा होगा, बोथ साइड क्या दिख रहा है आपको, 9 दिख रहा है। तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं, बोथ साइड अगर 9 दिख रहा है तो 9 अगर हम कैंसिल कर दें, 9 अगर हम कैंसिल कर दें तो मेरे पास क्या दिखा, √x = √3, रूट कैंसिल कर दें तो क्या दिखा हमको, x = 3। इसका मतलब मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 3। दोस्तों क्या इसको समझ पाए आप, क्वेश्चन अच्छा था, ऐसे पेपर में पूछे जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। बोला है कि एक मोटर चालक 150 किलोमीटर दूरी के स्थान की यात्रा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से करता है और वापसी की यात्रा 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से करता है। पूरी यात्रा की औसत गति कितने किलोमीटर प्रति घंटा है। एवरेज स्पीड पूछा है दोस्तों। देखिए औसत चाल का फॉर्मूला होता है कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय, ये एक तरीका है, ठीक है। इसका मतलब एक डिस्टेंस है जो 150 किलोमीटर का है, तो एक बार जाना है और एक बार आना है, क्या, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, बोलेंगे 300 किलोमीटर हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस 300 किलोमीटर हो जाएगा। तो कुल दूरी हो गया 300 किलोमीटर।
अब समय निकालना है, तो समय कैसे निकालेंगे? तो टाइम का फॉर्मूला आपको पता होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड होता है। तो डिस्टेंस जाते समय 150 किलोमीटर है और स्पीड कितना है जाते समय 50। तो हम 50 की स्पीड से 150 किलोमीटर जाएंगे तो हमको कितना टाइम लगेगा? 3 घंटा लगेगा। ठीक है। आते समय हमको 150 किलोमीटर ही आना है, लेकिन स्पीड क्या है? 30। तो अगर हम 30 का स्पीड से आते हैं 150 किलोमीटर, 1 घंटा में 30, तो 150 आने में 5 घंटा लगेगा। इसका मतलब टोटल डिस्टेंस 300 था। टोटल टाइम क्या मिला हमको? 8 आवर। इसको डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? 37.5 किलोमीटर पर आवर। मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। समझ पाएँ इसको आप? इसको एक और तरीका से हम कर सकते हैं, उसको भी हम देखते हैं। चलिए एक और तरीका से देखते हैं। मैंने आपको वीडियो में बता चुका हूँ, मैं आपको बता चुका हूँ कि कभी भी एवरेज स्पीड पूछेगा तो करना क्या होता है। और एवरेज स्पीड किस कंडीशन में? कि जितना डिस्टेंस गए और उतना ही डिस्टेंस आए। एक जितना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ गए और आगे उतना ही डिस्टेंस फिर गए। तो ये दोनों कंडीशन में आप एक तरीका मैंने आपको समझाया था कि 2AB बाय A प्लस बी। ए बी क्या है? पहला स्पीड, दूसरा स्पीड। तो 2 इंटू पहला स्पीड क्या है? 50, दूसरा स्पीड क्या है? 30, नीचे में A प्लस बी मतलब 80। 0 से 0 कैंसिल हो गया। ऊपर में क्या बचा मेरा? 50 इंटू 2, 100 इंटू 3, 300 बाई 8। तो मेरा आंसर फिर से क्या बन जाएगा? 37.5 किलोमीटर पर आवर। दोस्तों ये दो तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आपको इजी लगे वैसे आप सॉल्व कीजिए, लेकिन ये तरीका ज़्यादा ही अच्छा रहेगा, क्योंकि कभी कभी डेटा मुश्किल भी रहेगा, लेकिन इससे आप जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को सीखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, इसको सॉल्व कीजिए। रेलवे में ऐसे क्वेश्चन तो 100% पूछे जाएंगे। कंपेयर करने वाला, निम्न संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? सबसे बड़ी संख्या आपको बताना है। क्या दिया हुआ है? 0.16, अंडर रूट 0.16, 0.16 का होल स्क्वायर और 0.04। ये सारे में कौन सा बड़ा है ये बताना आपको। देखिए, या तो हम क्या बोलें कि सबको रूट में रख लेंगे एक, या तो सबको डेसिमल में रख लेंगे, या सबको फ्रैक्शन में रख लेंगे। मतलब सबको एक फॉर्मेट में रखना है, ये बात को ध्यान रखना कभी भी आप कंपेयर करेंगे तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे डेसिमल में रखने में ज़्यादा आसान रहेगा मेरे लिए, क्योंकि सब डेसिमल में पहले से है और एक नंबर रूट में, उसको हम डेसिमल में कर लेते हैं। देखिए पहला नंबर है कि 0.16, ठीक है। आगे यहाँ पे लिखा हुआ है 0.16। अब देखिए 0.16, ये 16 क्या है? एक परफेक्ट स्क्वायर है। अगर हम इसको रूट से बाहर निकालेंगे क्या हो जाएगा? 4। और ध्यान दीजिएगा, कभी भी रूट से बाहर करते हैं, रूट के अंदर में जितना डेसिमल होता है उसका आधा बाहर हो जाने पे होता है। अंदर में 2 डेसिमल के बाद 2 नंबर के पहले डेसिमल है, तो बाहर 1 नंबर के पहले डेसिमल होगा, इसका मतलब 0.4 बोलेंगे। तो ये क्या हो गया? 0.4। नेक्स्ट क्या है? 0.16 का स्क्वायर। डेसिमल को इग्नोर कीजिए, जब भी ऐसे करते हैं पहले डेसिमल को इग्नोर कीजिए। डेसिमल को इग्नोर करेंगे तो 16 का स्क्वायर हो जाएगा। 16 का स्क्वायर क्या होता है? 256। अब ध्यान देना है, जैसे कि हम रूट से जब बाहर करते हैं तो डेसिमल आधा हो जाता है, हाफ, और जैसे हम स्क्वायर करते हैं डेसिमल में तो डेसिमल डबल हो जाता है। जैसे कि अभी 0.16 का स्क्वायर करना है तो डेसिमल 2 नंबर के पहले है, स्क्वायर करेंगे तो 4 नंबर के पहले डेसिमल होगा, तो इसको क्या लिखेंगे? 0.0256। तो ये क्या हो जाएगा? 0.0256। ये बात समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और लास्ट देखते हैं। लास्ट क्या है? 0.04। इसको तो चेंज करने की ज़रूरत नहीं पहले से। अब देखिए कंपेयर कीजिए कौन सा बड़ा है। यहाँ डेसिमल के बाद पहला नंबर क्या है? 1, यहाँ पे क्या है? 4, यहाँ पे क्या है? 0, यहाँ पे 0। सीधी सी बात है, सबसे बड़ा नंबर कौन है? ये डेसिमल के बाद इसका पास 4 है। ये 4 कौन सा नंबर है? जो रूट में था। रूट में कौन सा है? अंडर रूट 0.16, ऑप्शन नंबर सी। समझ गए?